नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी भूगोल कर रहे थे। ये क्लास 6 का ये 5वां चैप्टर है। क्लास 6 का ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 12। प्रश्न नंबर 12 में देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 2 है, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। कूट में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, सत्य है, आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 12 का, प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आंसर में क्या हो जाएगा, बी है सत्य है, ए इसका गलत है और ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। ठीक है, चलो इसके बारे में देखो दिया गया है। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। तो व्याख्या दी गई है, देखो। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहाँ है? जो दक्षिणी ध्रुव है इस महाद्वीप के मध्य में है, ना कि पूर्वी किनारे पर है। तो अतः कथन ये क्या है, असत्य है, इसलिए ये असत्य है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ पर स्थायी मानव निवास नहीं है। अगला है, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। बहुत से देशों के भी शोध केंद्र भी यहाँ स्थित है। उनमें से भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। इनके नाम जैसे दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये क्या है, ये दक्षिणी जो आपका अंटार्कटिका में है, यहाँ पर ये भारत के शोध केंद्र हैं। दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री है उसका नाम और भारती उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। आपको आकार के हिसाब से बताना है। तो सबसे बड़ा इसमें से क्या हो जाएगा भाई? सबसे बड़ा आपको पता है कि सबसे बड़ा होता है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा होगा, है ना। इसके बाद प्रशांत महासागर के बाद हो जाएगा अटलांटिक महासागर, एक फिर 3 है। अटलांटिक महासागर के बाद फिर आपका हो जाएगा भाई हिंद महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, देखो व्याख्या दी गई है। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से क्रम में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, इसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है, इसके बाद आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित हैं? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है, 1/3 क्षेत्रफल। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। तो सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत महासागर है, जो उसका मेरियाना ट्रेंच है, यानी मेरियाना गर्त है। 11,000 से ऊपर भैया मीटर उसकी गहराई है मेरियाना ट्रेंच की। इस महासागर के ओर एक और एशिया है और एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तथा दूसरी ओर उत्तर व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। तो ये किस महाद्वीप की, ये किस महासागर की बात हो रही है? तो ये आपका प्रशांत महासागर की बात भैया हो रही है। देखो भाई ऑप्शन में क्या क्या दिया गया हम लोग देखते हैं। ओके चलो, हाँ, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या? प्रशांत महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। उपर्युक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। ठीक, बिल्कुल बात सत्य है भाई। अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है, नहीं सीधी या चौड़ी नहीं है, वहां कटी पटी है। ठीक है, सीधी और चौड़ी नहीं है भाई, कटी पटी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कारण क्या है? कारण गलत हो जाएगा और सिर्फ आपका कथन सही है। 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। क्यों? सी आंसर में दिया है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर है नेक्स्ट व्याख्या दी गई, हम लोग पहले व्याख्या देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यानी कि दंतुरित का मतलब होता है कटी फटी। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से जो अटलांटिक महासागर है सबसे व्यस्त महासागर है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। बिल्कुल बात सत्य भाई, दोनों बात क्या है, सत्य है। और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या करता है। अगर भाई CO2 की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, तो भैया भूमंडलीय तापन होगा, भूमंडलीय तापन होगा। इसका मतलब जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो प्रश्न नंबर आपका 16 का आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अगर ये ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा, CO2 की मात्रा बढ़ती रही, तो आने वाले समय में जो भी समुद्र किनारे भैया देश हैं वो सारे देश डूब जाएंगे। ठीक, ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का जल का स्तर ऊपर आएगा, तो भैया टापू वाले जितने भी देश हैं समुद्र में वो सारे डूब जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो बताना इनमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर। प्रशांत महासागर भैया किस, ठीक है, देखो जो आपका अटलांटिक महासागर है ये है अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हिंद महासागर हो जाएगा आपका, देखो आर्कटिक महासागर है उत्तर ध्रुव के चारों ओर भैया, ठीक है, बी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। अब बचा क्या, हिंद महासागर त्रिभुजाकार हो जाएगा और प्रशांत महासागर हो जाएगा आपका लगभग वृत्ताकार। ठीक, तो ए का 3 है और बी का 2 है। ए का 3 बी का 2 देखते हैं हम लोग। ए का 3 बी का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 17 का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या देख लीजिए। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुवव्रत यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं प्रश्न नंबर 18। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। वायुमंडल में जो मध्यमंडल है किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल है, और समताप मंडल है और आयन मंडल है, बहिर्मंडल है और आयन मंडल है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो सबसे जो निचली परत है वो क्षोभ मंडल की है। किसकी है, क्षोभ मंडल के। फिर इसके बाद मिलता है समताप मंडल है। क्या है, समताप मंडल है। इसके बाद मिलता है भैया मध्य मंडल है। इसके बाद मिलता है आपका आयन मंडल, है ना। फिर भैया बहिर्मंडल। तो जो आपका आयन मंडल और समताप मंडल के बीच क्या है, मध्य मंडल, यानी कि 18 का आंसर बी होना चाहिए भाई। क्या 18 का हो जाएगा बी आंसर। समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य क्या है, मध्य मंडल स्थित है। क्षोभ मंडल में जितनी मौसम संबंधी घटनाएं सारी होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, ये सारी क्षोभ मंडल में होती हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक, आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों रेडियो सांडे, रवि सांडे, रडार, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से लेकर 29,000 किलो तक अध्ययन किया गया है। 16 से लेकर 29,000 किलोमीटर तक अध्ययन किया गया है। किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सागर तल से 800 किलोमीटर तक क्या होता है भाई, वायुमंडल जो ऊंचाई है सर्वाधिक
महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना भी। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक है, या बी, सी या डी? ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। सी हो जाएगा। दोनों बातें क्या है? दोनों ही बातें इसकी सत्य हैं भाई, दोनों बातें सत्य हैं। ठीक, चले व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यहाँ पर यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं भाई, इसका व्याख्या दी गई। एक मिनट। ठीक, चलिए, हाँ इधर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला जो आपका चैप्टर है, यहाँ से आज चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6, 5 चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर दिया। क्लास 6 के 5 चैप्टर फिनिश हो गए। अगला जो चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल। पृथ्वी के प्रमुख स्थल भी चैप्टर नंबर 6 है, ये क्लास 6 का। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं को परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया के कारण है, या बाह्य प्रक्रिया के कारण, या आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रिया के कारण हो है, या इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 का पहला प्रश्न में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण। इनका भैया उदाहरण है पर्वत, घाटी हो गई, पठार हो गया, मैदान, इन सभी प्रक्रियाओं का परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ है, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण या माध्यम से। ठीक है, चल व्याख्या है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत ही स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी क्या है? यह बाह्य प्रक्रिया है, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। कूट है 1, बी, सी और डी। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन क्या है? सत्य आपको बताना है, सही ऑप्शन बताना है। क्या हो जाएगा भैया प्रश्न नंबर 2 में सही? ठीक है, पहला देखो ऑप्शन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। बिल्कुल बात सत्य है भाई। पृथ्वी की नई सतह को निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है, ये भी बात सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। व्याख्या है, कथन 1 और दोनों सत्य हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप भैया स्लीपर चप्पल पहनते हो ना, पहनते हो कि नहीं पहनते हो, चलते रहोगे, उसको यूज करोगे तो क्या वो भैया एकदम पतला हो जाएगा, घिस जाएगा, वही अपर्दन है। ठीक है, समझने के लिए, अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जल के द्वारा भी होती हैं और वायु के द्वारा भी और बर्फ के द्वारा भी होती है। इन ये सारी बातों को आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत है, या यूराल पर्वत है, या राकी पर्वत है, या अपलेशियन पर्वत है? प्रश्न नंबर 3, इसके बारे में आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं कि जो भारत में राजस्थान में अरावली पर्वत
साड़ी मिलती है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, जो अब एक अवशिष्ट के रूप में बची है। पहले ये मूर्धार पर्वत था, वलित मूर्धार पर्वत था, ये अब अवशिष्ट के रूप में ये बचा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये है राजस्थान, भारत के राजस्थान जिले में पड़ता है। ठीक है, अरावली पर्वत यहीं पर क्या, माउंट आबू भी है ऊपर, माउंट आबू में जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। जो अपलेशियन के कहाँ है, ये उत्तर अमेरिका में है, और जो यूराल पर्वत है ये रूस में है, गोलाकार दिखाई देते हैं। एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है, जो कि अभी नवीन भैया है, युवा पर्वत है हिमालय पर्वत, जो कि अभी युवा पर्वत है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए भाई। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहा जाता है या कहते हैं। पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 4, केवल एक है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या आपको जाएंगे ना एक है ना दो है। तो दोनों ही बातें क्या है, सत्य है भाई। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा सही आंसर इसका। अरे जैसे भैया हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया है ना, वीर पंजाल हो गया, धौलधर हो गया, शिवालिक हो गया है ना, ये एक श्रृंखला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 5। इसके बारे में व्याख्या पहले देख लेते हैं, क्या व्याख्या दी गई है। व्याख्या है, उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। पर्वत एक रेखाक्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे कि हिमालय है, आल्पस है, इंडीज पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है, या ज्वालामुखी पर्वत है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 5, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा ए आंसर। क्या? वलित पर्वत भाई। उबड़, इनकी पर्वतों की सतह क्या होती है? उबड़ खाबड़ होती है, और शिखा शंक्वाकार होती है, शंक्व के आकार के होते हैं, तो ऐसे वलित पर्वत कहते हैं भाई। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय जैसे क्या है और आल्पस जो पर्वत है, ये दोनों ही वलित पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से कथन क्या है, सुमेलित हैं? यूराल पर्वत क्या ज्वालामुखी पर्वत है? वासजे पर्वत भ्रंशोत पर्वत है? माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा जो जापान का है, क्या फ्यूजियामा जापान में ना, फ्यूजियामा, तो भाई क्या वलित पर्वत है? बताएं। प्रश्न नंबर 6 में आप लोग किधर जा रहे हो भाई? 6 में कौन से सुमेलित हैं? केवल 4 सुमेलित है, या बी है यानी 2 और 3 है, केवल 1 और 3 है, या उपयुक्त सभी है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 2 और 3 भैया सुमेलित है। ठीक है, 2 और 3। वासजे पर्वत भ्रंशोत पर्वत है, और माउंट किलिमंजारो जो है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। ये दोनों सुमेलित नहीं है। ये क्यों नहीं सुमेलित है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं भाई। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। क्या है? तो अपलेशियन पर्वत है, और जो यूराल पर्वत रूस का है, ये क्या है? ये बहुत पुराने वलित पर्वत के उदाहरण है। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर के उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन नदी घाटी तथा वासजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। यूरोप की जो राइन नदी घाटी है और वासजेस पर्वत जो है, ये भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। दोनों कैसे हैं? ये दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत हैं।
ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण ही होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है भाई? मनाकी जो पर्वत है वो किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में है, या प्रशांत महासागर में है, या हिंद महासागर में है, या दक्षिण महासागर में है? तो मनाकी जो पर्वत किस महासागर में अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। 7 हो जाएगा बी आंसर, प्रशांत महासागर में भी अवस्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप, जिसमें यूएसए का भी अधिकार है, अमेरिका का, इसमें शायद नौसैनिक अड्डा यहाँ पर है यूएसए का। ठीक है, सागर की सतह के नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। माउंट एवरेस्ट के लगभग 8,848.5 मीटर है, 50 मीटर है। ठीक, अभी क्योंकि पहले ये आपको दिया गया है 8,848, ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक, कुछ इसकी ऊंचाई बढ़ी हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है, या केन्या का पठार है, या युगांडा का पूरी पठार, या तिब्बत का पठार? सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे ऊंचा पठार क्या है? तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है। ठीक, चलिए व्याख्या दी गई है, हम लोग व्याख्या इसकी पढ़ लेते हैं। व्याख्या, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुतल से 4,000 से लेकर 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसके समान भैया? जो मान लो ये मेज है, मेज के समान इसका ऊपरी भाग सपाट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं भैया, कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। जो दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक पठार है भारत का। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा हो गया, कोयला हो गया तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं भारत के छोटा नागपुर के पठार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए है, बी है, सी है और डी है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 9। ठीक है, बताएं भैया प्रश्न नंबर 9 में आप लोग क्या, एक मिनट अब एक देख लेता हूं। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद, हाँ तो इस क्वेश्चन के बाद आपका 7 हो जाएगा। बताएं इस क्वेश्चन में आप लोग क्या दे रहे हैं भाई? इस क्वेश्चन में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में क्या हो जाएगा भाई? प्रश्न नंबर 9 में भाई 9 का सी होगा ना, 9 का सी हो जाएगा सही आंसर, हो जाएगा सी हो जाएगा भाई। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने, बात एकदम सत्य है। और मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, ये भी बात क्या है? एकदम सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, ये आपको क्लास 6 का जो छठा चैप्टर था ये यहाँ से फिनिश होता है। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। जो मैदान होते हैं, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यह आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले
भाग होते हैं। यहाँ से आपको क्लास 6 का भैया छठा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे चैप्टर यानी 7 चैप्टर भी, चैप्टर नंबर 7 है ये क्लास 6 का। चैप्टर नंबर 7 में आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है भाई। ठीक है, अक्षांशों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। बताएं क्या आंसर दे रहे हो। आपको दक्षिण से बताना है, कहां से, दक्षिण से उत्तर की ओर बताना। प्रश्न नंबर 1 का क्या हो जाए आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ये अंडमान निकोबार जो पिग्मेलियन पॉइंट है ना, जो भारत का सबसे इंदिरा पॉइंट या इसे पिग्मेलियन पॉइंट पहले जानते थे नाम इसका, वहां से स्थित है। अगर हम स्थल से पूछा जाएगा कन्याकुमारी से स्थल से, तो वो हो जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। द्वीपों सहित पूछेगा नीचे से तो 8 डिग्री 4 से है। अगर स्थल से पूछेगा जो कि भैया कन्याकुमारी के पास है, वो 6 डिग्री 4 से। ये पॉइंट दोनों भी पॉइंट आप लोग ध्यान देना भाई। भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये आपके कहां से स्थित है, क्या मेरी बात समझ में आई, बोल भैया। यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बता दो भाई, यहां तक ठीक है। ठीक, एक मिनट भाई, एक मिनट। इस प्रश्न में क्या दिया गया मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर आपको मुख्य भूमि से पूछा गया है, नो मुख्य भूमि से पूछा गया है। अच्छा हाँ, मुख्य दक्षिण को और किन मुख्य भूमि से, ठीक है। अगर आपको द्वीप सहित पूछेगा तो वो 6 से है। सॉरी उसके लिए सॉरी भाई, ठीक है, शायद मैंने गलत बोल दिया था यहाँ पर। अगर आपको यानी कि मुख्य भूमि से पूछेगा तो वो 8 डिग्री 4 से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से है। अगर द्वीपों सहित पूछेगा तो 6 डिग्री भैया 4 मिनट से है। क्या, 6 डिग्री 4 मिनट से है द्वीपों सहित। मुख्य भूमि कहेगा यानी कन्याकुमारी से तो 8 डिग्री 4 से है। द्वीपों सहित पूछेगा तो भाई इंदिरा जो पॉइंट है सबसे भैया जो आपका दक्षिणी भाग है भारत का, वहां से 6 डिग्री 4 से स्टार्ट होता है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पर आपको मुख्य भूमि पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक आपको बताना है, देशांतरी विस्तार आपसे पूछा गया है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भाई, यहां से स्टार्ट करना यहां तक। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर, पश्चिम से पूर्व तक। ठीक, तो 67 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, सॉरी पूरब से नहीं, पश्चिम से होना चाहिए भाई। अच्छा देशांतर है, वेरी गुड। हाँ पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर, क्या जाएगा डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, क्योंकि जो भारत है ना पूर्वी देशांतर में है। ठीक, पश्चिम से पूर्वी देशांतर से लेकर यानी 68/7 से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, व्याख्या दी गई देखो। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68/7 से पूरब से पूर्वी देशांतर तथा 97/25 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपकी विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये आपको मकर रेखा है। तो ये जो कर्क रेखा है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है। गुजरात है, राजस्थान है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। केवल एक, बी, सी और डी इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। कर्क रेखा के बारे में मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं कि भैया ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उसका भी आप लोग फटाक से भैया कमेंट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर, ये सभी राज्यों से गुजरती है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से, 8 राज्यों से होकर, जो कि इस प्रकार है। गुजरात हो गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत की स्थलीय सीमा आपसे पूछा गया कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 6 देशों के साथ, 5 है, 8 है या 7 है? ठीक है, तो कितने देश हैं? टोटल 7 देश हैं। कौन कौन से? भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। ये चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान। देखो जो श्रीलंका ये नहीं है, श्रीलंका के जो भैया स्थल से नहीं जुड़ा है, जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है श्रीलंका। तो भैया टोटल 7 देश है। कौन कौन से देश हैं उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया भाई। प्रश्न नंबर देखो 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इनमें से सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपसे पूछा गया है किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ लगती है या पाकिस्तान है या भैया म्यांमार है या बांग्लादेश है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में भैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्यों? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर भैया इसकी दूरी सीमा साझा करती है बांग्लादेश से। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर को यह सीमा साझा करता है भारत। वहीं चीन से बात कर लें तो 3488 किलोमीटर की लगती है और म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की भी। ठीक, बांग्लादेश से भी त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। बांग्लादेश, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए? ये आपसे पूछा गया है भाई। ठीक है, मणिपुर है, असम है, सिक्किम है या त्रिपुरा है? भाई त्रिपुरा तो भाई ये बात तो सत्य है, अभी मैंने बताया। तो ए, बी, सी और डी में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 और 4 सिक्किम और जो त्रिपुरा है ये 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। त्रिपुरा तो तीनों तरफ से भैया किससे घिरा हुआ है? तीनों तरफ से ये पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। और जो आपका सिक्किम है, भूटान से भी सीमा लगती है और नेपाल से भी सीमा लगती है और चीन से भी सीमा लगती है भाई। ठीक है, 3 देशों से सीमा लगती है इसकी। ये आपके टोटल ये बांग्लादेश की सीमा 3 तरफ से भैया इसकी लगती है त्रिपुरा की। ठीक है, देखो सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से 3 तरफ से भैया लगता है, जबकि जो त्रिपुरा है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 7, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। 8 राज्य हैं, 9 राज्य हैं या 7 राज्य हैं या 8 या 6 राज्य हैं? इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का क्या आंसर देंगे? प्रश्न नंबर 7 में हो जाएगा सही आंसर सी, यानी 7 राज्य टोटल है। वो कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, देखो व्याख्या दी गई है, जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। नहीं, अब ये भैया चेंज हो गया है। ये पुरानी जो है ये चेंज हो गया, अब जम्मू कश्मीर नहीं लगता है, तो 6 हो जाएंगे अब। क्यों ये चेंज हो गया है? क्योंकि लद्दाख अलग हो गया है ना। लद्दाख, यहाँ से जम्मू कश्मीर हटा दो भैया, जम्मू कश्मीर हटा दो, यहाँ से आप सिर्फ लद्दाख कर लो, एक लद्दाख। ठीक, जो लद्दाख लगेगा ये आपका लद्दाख लगेगा, ये अफगानिस्तान से भी लग जाएगा और आपका यहाँ तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर को हटा दो। उत्तराखंड जो नेपाल से लगता है, चीन से, चलो ठीक है। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन से है। आंध्र प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार से है। और जो असम है भूटान और बांग्लादेश से है। ठीक, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान, हाँ तो 7 ही रहेंगे, क्योंकि लद्दाख को अलग कर लो, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, अब वहां पर आप लद्दाख कर लोगे भाई। ठीक, तो 7 ही हो जाएंगे इसका सही आंसर भाई। प्रश्न नंबर 8, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। तापी नदी है या नर्मदा नदी है या चंबल है या सोन नदी है? ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। पहले विंध्याचल है, विंध्याचल के बाद नर्मदा नदी बहती है, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत है, इसके बाद क्या है, ताप्ती नदी यानी तापी नदी है। ऐसे भैया सीरियल से, चाहे आपको उत्तर दक्षिण पूछे चाहे दक्षिण से उत्तर पूछे, ठीक, तो आपको बता देना है विंध्याचल, नर्मदा नदी है, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत है, इसके बाद तापी नदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर, क्या हो जाएगा 8 का बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक, इसके बारे में दिया गया हम लोग देख लेते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है तथा नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। देखो जो नर्मदा नदी है ये है क्या, नर्मदा नदी जो है ये आपका एस्ट्यूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये एस्ट्यूरी का निर्माण करती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये पॉइंट में ध्यान देना, ये दोनों ही अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में दोनों ही गिरती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। भाई तापी नदी के संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है आपको। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित हैं। इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो सत्य हैं। भाई इनमें से कौन से ऑप्शन सत्य हैं हम लोग देखते हैं, ए बी सी या डी। ठीक, पहला जो ऑप्शन है तापी नदी सतपुड़ा पर्वत दक्षिण, बिल्कुल बात सत्य है भाई, बिल्कुल बात सत्य है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी जो पूर्व से नहीं, ये बात गलत कह रहा है भाई। इसके साथ साथ नर्मदा नदी तो बहती पूर्व से पश्चिम को बहती है, अरब सागर में गिरती है, नहीं गलत बात है ये गलत है, तो ये तो गलत हो गया। तापी नदी के उत्तर में अजंता, अरे भैया तापी नदी के उत्तर में अजंता नहीं है, ठीक है, ये बात भी गलत है। आपको बताना क्या था भाई, एक मिनट है, सत्य बताना था, तो 9 का हो जाएगा भाई, ए आंसर हो जाएगा भाई, ए केवल एक सही, ये भी गलत है, क्या केवल एक सही है इसका। ठीक है, देखो केवल कथन एक सत्य है तथा 2 और 3 असत्य हैं। तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहाकर बहती है जो कि खंबात खाड़ी में गिरती है तथा अजंता और सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है, ना कि उत्तर में। ये दोनों श्रेणी कहाँ है, ये दक्षिण में अवस्थित है भाई, सतमाला और अजंता तापी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 है, हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर यानी यहां से स्टार्ट करना है, इधर जाना है। बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय। शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। ठीक है, यह बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अभी मैंने बताया कि इसमें जो शिवालिक हिमालय होगा ना वो सबसे नीचे होगा, शिवालिक हिमालय सबसे नीचे किसमें है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर उसके नीचे शिवालिक हिमालय है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में श्रृंखला को बृहद हिमालय कहते हैं या इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो है 11 का डी हो जाएगा। सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये चारों नदियां। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। किसका, सुंदरवन डेल्टा के बारे में आपको सत्य कथन पूछा गया है।
यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। ठीक, केवल एक सही है, केवल दो है, या दोनों या कोई नहीं। तो ये दोनों ही बातें क्या है? सत्य हैं। ये दोनों ही बातें सत्य हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बात सत्य है। इस डेल्टा की जो आकृति है वो भी त्रिभुजाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आज का लास्ट प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 13। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? भारत का कौन सा द्वीप है जो प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप है, और अंडमान द्वीप है, निकोबार द्वीप है, या पंबन द्वीप है? तो मैंने बताया था जो अरब सागर में स्थित भैया है ना, जो अरब सागर में स्थित भैया द्वीप है, ज्यादातर वो सारे द्वीप भारत के प्रवाल द्वीप है, अरब सागर में जो स्थित है। तो यहाँ पर अरब सागर में कौन सा हो जाएगा भाई? अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर 13 का। भारत में दो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये था भैया चैप्टर नंबर 7, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें जलवायु, वनस्पति और वन प्राणी के बारे में लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को भैया धन्यवाद, सभी को नमस्कार।